सी द नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम को हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। रिवर्स प्रोबेबिलिटी। अब आप देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने जो पढ़ा प्रोबेबिलिटी में वो पढ़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि इवेंट ई की क्या प्रोबेबिलिटी है सच दैट एफ हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड। ठीक है, ये हमने पढ़ी हुई है प्रोबेबिलिटी। फिर हमने इसी की वो पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? मल्टीप्लिकेशन रूल वाली प्रोबेबिलिटी कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है ना? राइट। तो ये बेसिकली एक ही चीज़ से आई थी दोनों। अब हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम रिवर्स प्रोबेबिलिटी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उस एग्जांपल को बस ध्यान में रखेंगे। जैसे हमने ई इंटरसेक्शन एफ में करी थी कि हम 2 कार्ड्स निकालेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमें एकदम समझ आ गया था कि अगर 2 किंग्स हैं तो 4/52 पहले किंग की प्रोबेबिलिटी और दूसरे की 3 × 51 है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी एक एनालॉजी में बोलता हूँ कि कुछ एक बैग में, जैसे इसने भी दी हुई है, आप इसी को ले सकते हैं कि बैग 1 और बैग 2 है। तो बैग 1 के अंदर 2 वाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, बैग 2 के अंदर 4 वाइट बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, तो क्या बन गया कि एक बैग में 2 वाइट 3 रेड हो गई और बैग 2 में 4 वाइट 5 रेड हो गई। अब वो बोलेगा आपको कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा दोगे कि बैग 1 से निकलेगी तो इतनी होगी, 3/5 हो जाएगी। बैग 2 से निकलेगी तो 5/9 हो जाएगी। ठीक है, और आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है जी, कि ये मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अब मैं कहता हूँ बेस थ्योरम में क्या पूछा जाएगा, वो बोलेगा कि आपकी बॉल रेड निकल के आई है, अब ये बताओ कि बैग 1 से निकल के आई है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया उसने। उसने क्या बोल दिया कि रेड बॉल निकल के आई है, मुझे पता है, मैंने जो बॉल निकाली है वो रेड है। अब आप मुझे ये बताएं कि बैग 1 से आई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, पहले हम क्या बोलते थे कि बैग 1 से आई है, बैग 1 की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी और बैग 2 की भी आधी आधी है ना इन दोनों की प्रोबेबिलिटी। तो हम 1/2 ले लेंगे इसकी अगर बैग 1 से आएगी, और रेड बॉल अगर निकलेगी तो इंटू 3/5 कर देंगे ना। ऐसे ही हम बैग 2 से कर देंगे, 1/2 कर लेंगे, बैग 2 के आने की प्रोबेबिलिटी और करेंगे ना हम यहाँ पे, और इंटू अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/9 आ गई। तो ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये बैग 1 से है, ये बैग 2 से है। ठीक है जी, तो अब उल्टी प्रोबेबिलिटी कि बैग 1 से आने की रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है जी, तो आपने इस एग्जाम्पल को ऐसे बस याद रखना दिमाग में कि हमने बैग निकालना है। अब पता है हमें रेड बॉल आएगी, तो ये जो आपने रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ही क्या है, टोटल। ठीक है, तो इन चीज़ों को टुकड़ों में समझने की कोशिश करेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो जरा सा नीचे, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्लियर है। इसको आप एनालॉजी वाइज ऐसा देख लीजिए कि E1 E2 EN जो है ना, ये सारे बैग्स हैं। ठीक है, तो एक सैंपल स्पेस को हमने अलग अलग बैग्स में डिवाइड कर दिया, राइट। और सारे जो है वो डिसजॉइंट है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। E1 का E2 से EI का EJ से इंटरसेक्शन जो है वो 5 है, तो कुछ भी उसमें सब जो है म्यूचुअली जो है एक्सक्लूसिव हैं सारे। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, और अगर आप उन सब की यूनियन करेंगे तो आपको सैंपल स्पेस मिल जाएगी। सबकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी, तो ये आपका वो हो गया सैंपल स्पेस। अब आप देखो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको रेड बॉल की बताई थी अभी कि बैग की क्या होगी भाई, बैग 1 से अगर आप निकालेंगे तो 1/2 बैग 1 की प्रोबेबिलिटी है। फिर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट अगर 3 रेड बॉल्स थी, 5 टोटल बॉल्स थी, तो ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है। या फिर बैग 2 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसमें अगर 5 रेड बॉल्स थी, टोटल 9 बॉल्स थी, तो ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी टोटल किसकी है, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो इसको बोलते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, अब इसको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं कि E1 E2 En, ठीक है, ये सारे क्या हैं, पार्टीशन है सैंपल स्पेस के। तो E1 E2 E को आप मान लो बैग्स हैं ये सारे। तो आप यहाँ नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, सी ये बैग्स हैं सारे अलग अलग डिसजॉइंट बनाए हैं। E1 ये बैग है, E2 ये बैग है, E3 ये बैग है, ऐसे आपके पास n बैग्स हैं, उसमें आपने डिवाइड कर दी सैंपल स्पेस। अब वो कहता है कि सपोज दैट ईच ऑफ द इवेंट्स E1 E2 En हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ अकरेंस नॉन जीरो है प्रोबेबिलिटी, लेट ए बी एन इवेंट एसोसिएटेड विद एस। अब ए को एक इवेंट मान रहा है, जो हमने रेड बॉल मानी है कि रेड बॉल निकालनी है हमने बैग में से। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या थी कि बैग 1 आए, पहले बैग 1 से निकालो। तो उसने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बैग 1 के अंदर से। तो 3/5 वही तो है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, या बैग 1 आ गया आपका वहाँ हाफ, और उसमें से आपकी वो आ गई प्रोबेबिलिटी बैग 1 में से रेड बॉल की। फिर ऐसे ही बैग 2 हाफ निकाला हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। ऐसे ही जितने भी बैग्स हैं उन सब में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ nth बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम nth बैग, ठीक है। तो बेसिकली हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज सारी ऐड कर दी, ठीक है जी। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। एंड में हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सिग्मा लगा सकते हैं कि j इज़ फ्रॉम 1 to n p e j प्लस a e j। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को बोलते हैं हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। और ये जो मैंने एनालॉजी आपको रेड बॉल निकालने की बताई है, ये यही है एग्जैक्टली। अब आप अगर इसका प्रूफ देखेंगे तो प्रूफ क्या है, देखो वो कहता है सैंपल स्पेस क्या है, सारे बैग्स की यूनियन, ठीक है। ऑब्वियसली सारे जो हमने ये पार्टीशंस बनाए इन सब की यूनियन ही होगी, एस होगी। कोई भी सब डिसजॉइंट सेट्स हैं, किसी भी पार्टीशन की किसी के साथ भी आप इंटरसेक्शन करेंगे फाई ही निकल के आएगा, ठीक है, 1 से लेके n तक जो मर्जी डाल लो आई जे को। फिर उसके बाद ए क्या होता है, वो कहता है ए जो है दैट इज ए इंटरसेक्शन एस है, राइट, क्योंकि एस सैम्पल स्पेस है, आप ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे उसके तो ए ही आएगा। अब एस की जगह मैं ये डाल सकता हूँ E1 यूनियन E2 यूनियन En सारी, बिल्कुल डाल सकता हूँ। फिर हम वो लगा लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं इंटरसेक्शन की यूनियन के ऊपर, तो ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 सारी हो जाएंगी। तो ये तो आपकी वो नहीं बन गई क्या, जो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं हम, ठीक है। तो उससे हम निकाल लेंगे इसका क्या क्या बनती है इसकी। और अगर आप मल्टीप्लिकेशन रूल निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन E1 की प्रोबेबिलिटी क्या बनने वाली है, पहले तो हम ये अभी तो सेट्स हैं, इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करके आप देखेंगे कि इंटरसेक्शन क्या बनती है, यही नहीं बनती क्या, ए और E1 की इंटरसेक्शन, ठीक है जी। तो मैं दिखाता हूँ आपको, सी प्रोबेबिलिटी में आपने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है जी, इस सारे का ये दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी हो गई। तो अब क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं सारे, तो डिसजॉइंट सेट्स में यूनियन होती है, वो क्या होती है, वो सिंपली एडिशंस होती है, क्योंकि इंटरसेक्शन पार्ट तो ज़ीरो होता है डिसजॉइंट सेट में। तो ये सारे जो हैं वो ऐड होगी यूनियंस। उसके बाद क्या हुआ, यूनियन ऐड होने के बाद इंटरसेक्शन जो है वो सारे, अब इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, पी ई इंटू पी ए E1, यही होता है, ठीक है। और यही हमें चाहिए था, सब हम ऐड कर देंगे इसके, देखो सारी ऐड कर दी हमने, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमारा प्रूफ ऐसे आ गया। अब देखो एग्जाम्पल 15 देखते हैं, ये हमें कंसेप्चुअली समझ आया, एग्जाम्पल से हमें और अच्छा समझ आएगा। A person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 that there will be a strike. तो 0.65 प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्राइक होने वाली है, एंड 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देर इज नो स्ट्राइक, ठीक है। अगर तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा वो बना रहा हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा समझ आता है। 0 पॉइंट यहाँ बना लेते हैं, यहाँ खाली जगह। 0.65 किसकी प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्राइक होगी, और स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि
अच्छा अभी नहीं दिया, अभी ये दिया कि 0.80 कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक नहीं होती तो यहाँ से 1 में से माइनस कर लो, 0.35 आ जाएगा स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। और अगर स्ट्राइक नहीं होती तो टाइम पे काम खत्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.80 कि स्ट्राइक नहीं हुई, काम खत्म हो गया। फिर वो बोलता है एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक। स्ट्राइक हो गई फिर भी कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पे खत्म हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.32। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो कंप्लीटेड ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटीज क्या है हमारे पास, ये दोनों। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ये है मल्टीप्लाइड बाय दिस कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट, ठीक है जी, दिख गया आपको। प्लस अगर स्ट्राइक होती है 0.35 इंटू 0.80, ये एक जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी। सॉल्व करो, आंसर इज देयर। अब इसका उल्टा देखो क्या चल रहा है कि 0.65 क्या है कि स्ट्राइक होगी, और स्ट्राइक होने के बावजूद काम पूरा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, PA कंडीशनल प्रोबेबिलिटी B। ऐसे ही स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, PB डैश, 1 माइनस करके निकाल ली, और काम खत्म हो जाएगा PA। कंडीशन क्या है कि स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक नहीं होगी सॉरी, तो वो निकल गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये आ गई सारी। अब ये तो सारी मुझे दी हुई हैं, बस आपने डिफाइन ही करनी है, ठीक है। लेट A बी द इवेंट, A क्या है, इवेंट की कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पे खत्म हो जाए, दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। एंड B क्या है, B इवेंट है आपका कि स्ट्राइक होगी, देयर विल बी ए स्ट्राइक, ठीक है जी। तो बस सबको अलॉट करो अपनी अपनी वैल्यूज़ और फॉर्मूले में लगा दो। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का यही होता है ना, देखो बन गया ना टोटल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला, ये अप्लाई कर दिया, डन आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी। Thus the probability that the construction job will be completed on time is this. Next is Bayes theorem, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। तो इसमें देखो जो हमने सबसे शुरू में अपना कंसेप्ट डिस्कस किया था उसी को मैं आगे लेके चलता हूँ। कौन सा कि बैग 1 में ये बॉल्स हैं, वाइट और रेड बॉल्स हैं, बैग 2 में भी वाइट और रेड बॉल्स हैं। नंबर मुझे याद नहीं है, नंबर मैं अपने आप बना रहा हूँ, तो बस यहीं देखो। सपोज इस केस में हम मानते हैं कि बैग 1 के अंदर आपकी 2 वाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है जी। बैग 2 के अंदर आपकी 5 वाइट बॉल्स हैं, या 5 रेड थी मेरे ख्याल पहले, तो इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं कि 3 वाइट बॉल्स हैं या 4 वाइट बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी से हमने निकाल लिया था कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है कि या तो बैग 1 आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग 1 की प्रोबेबिलिटी इज हाफ, ऐसे ही बैग 2 की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5, टोटल बॉल्स 5 है, ठीक है, उसमें से 3 रेड है, यहाँ पे कितनी है 5/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी इट इज हाफ इंटू 3/5 बैग 1 से अगर आती है, प्लस हाफ इंटू 5/9 अगर बैग 2 से आती है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इज कि मेरी रेड बॉल आ चुकी है, मुझे ये बताना है कि वो बैग 1 से आई है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बैग 1 वाली प्रोबेबिलिटी यानी कि ये वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर लिख दूँगा, मेरे फेवर में यही है ना, तो फेवरेबल ओवर टोटल ही तो लिखनी होती है, यही तो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। तो ये है जी बेस थ्योरम। एनालॉजी से आपको बस इतना सा ही पकड़ना है, ठीक है, दिस इज बेस थ्योरम। अब इसको यहाँ लेफ्ट साइड में फॉर्मूला से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। बैग मैंने आपको कहा था E है, बॉल जो रेड बॉल निकलेगी वो A है, ठीक है, ये हमने माना था, ठीक है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इज A। तो अब इसको जनरलाइज करते हैं, देखो इफ E1 E2 En आर नॉन एम्प्टी सेट्स विच कंस्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस S, ठीक है जी। तो सैम्पल स्पेस के हमने n बैग्स के पार्टीशन कर दिए,
ठीक है, और वो डिसजॉइंट हैं सारे, दे आर पेयरवाइज डिसजॉइंट, और यूनियन से उनकी क्या बनती है, एस बनती है। ये तो कंडीशंस आ गई। एंड ए इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, ए एनी इवेंट है जो हम रेड बॉल मानते हैं जिसकी एनालॉजी, ठीक है। देन ध्यान से देखिए, पी बैक 1 की प्रोबेबिलिटी, उल्टा कर दिया, बैक 1 की प्रोबेबिलिटी सच दैट रेड बॉल निकल चुकी है, हो गई रिवर्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो क्या होगी, नीचे टोटल, फेवर में टोटल। तो अब यहाँ पे देखना, ध्यान रखना, यहाँ पे देखो ई और ए थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाएंगे कि यहाँ ई है, बाकी सब ए ई चल रहा है, तो क्योंकि रिवर्स प्रोबेबिलिटी है ना, तो यहाँ उल्टा होगा हमेशा, ठीक है। ई पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है। तो अब यहाँ जब करेंगे, यहाँ सीधी हो जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी में पहले बैक 1, फिर उसके बाद रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बैक 2 से, ऐसे सबका सम कर देंगे तो नीचे वाली आ जाएगी, तो सिग्मा लग गया, ठीक है। ऊपर नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, ऊपर मेरी फेवर की, बस उसी में से निकाल के लिखनी है एक, तो पी ई आई जो मेरे फेवर में है, और ए ई आई, ठीक है जी। ये ऊपर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी उठा के लिख दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक 1 फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बैक 1 से निकलने की, ठीक है। बस इसको डिवाइड करेंगे, आपका काम हो जाएगा, राइट। अब इसने यहाँ पे इसका प्रूफ दिया, प्रूफ समझ लेते हैं नीचे कि आप क्या करेंगे कि पी ए ई की डेफिनेशन लगा देंगे, ए इंटरसेक्शन ई ओवर पी ए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इंटरसेक्शन की लगा देंगे तो क्या होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई मल्टीप्लाइड बाय ए ई 1 ए ई आई, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दिया आपने। अब नीचे पी ए यानी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दी, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। और ऊपर मेरी ये आई गई, बन गया फॉर्मूला, आ गया मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला है पूरे का पूरा, ठीक है। तो इतना आसान है इसका प्रूफ। ये थोड़े से टर्मिनोलॉजी हैं कि क्या क्या टर्म्स यूज़ होते हैं। तो जो बैक 1 बैक 2 है, यानी इवेंट जो सैम्पल स्पेस के पार्टीशंस हैं, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे बैग्स का नाम हाइपोथेसिस है। प्रोबेबिलिटी किसी भी बैग की, उसको हम प्रायरी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बैग की सच दैट रेड बॉल आ चुकी है, मतलब रिवर्स वाली, उसको हम पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है जी। उल्टे वाले को हम पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और जो बैग निकालने की प्रोबेबिलिटी है उसे प्रायरी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, राइट। तो ये नाम आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 16। वो कह रहा है बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो बैग 1 के अंदर 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, वाइल अनदर बैग 2 कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। दूसरे बैग में 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड। तो रेड फाउंड कर ली गई है बॉल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। बैग 2 से निकल जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके मैं डायरेक्ट यहाँ पे चल रहा हूँ सोल्यूशन पे, क्योंकि हम उल्टा शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले सीधा इस पे फोकस करेंगे हम। टोटल प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की निकाल लेंगे। बैग 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो इसको भी वैसे ही करेंगे। बैग 1 बैग 2, बैग 1 में आपकी कितनी बॉल्स हैं, ऊपर से मैंने देखा नहीं है। तो रेड बॉल की 3 रेड बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग 2 में आपकी 5 रेड बॉल्स हैं और 6 आपकी ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। मैंने इस प्रोबेबिलिटी से निकाल लिया क्वेश्चन। तो अब आप देखो, बैग 1 की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, बैग 2 की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, ठीक है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/7 होगी और इसकी 5/11 होगी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बैग 2 से, ठीक है जी। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी सबसे नीची लाइन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 3/7, ये आ गया पोर्शन, प्लस हाफ इंटू 5/11, तो रेड बॉल निकल गई। अब इसमें से फेवर क्या करनी है, हमें ये निकालना है कि बैग 2 से निकले, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। बैग 2 की मुझे यहाँ पे फेवरेबल चाहिए, तो ऊपर भी बैग 2 की प्रोबेबिलिटी में डाल दूंगा, सॉल्व करूंगा, आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ई क्लियर है, ठीक है। PE1, अगर चलो एक स्टेप और उल्टा करते हैं, फिर E1 बताऊंगा आपको। ये क्या है, ये बैग 1 की प्रोबेबिलिटी है
और ये उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सॉरी 2 बैग की, 2 बैग से मांगी थी ना, तो बैग 2 की प्रोबेबिलिटी PE2, बैग की प्रोबेबिलिटी हमेशा E2 लेते हैं हम, और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी उसमें से सच दैट बैग 2 में से निकालिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 बैग 1 की, उसमें से रेड बॉल निकालने की, E2 की, उसमें से रेड बॉल निकालने की बैग 2 में से, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी। ये खास ख्याल रखेंगे कि पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकल चुकी है तो वो बाद में आएगी, बैग 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये चेंज हो जाएगा, E2 पहले आ जाएगा, ठीक है जी, बस ये ध्यान रखना आपने। बस बाकी तो अब आपको डिफाइन करना आता है, यहाँ से डिफाइन करना शुरू करो। ये PE1 है, ये PE2 है, ये आ गई देखो दोनों हाफ। फिर ये PAE1 में से, PAE1 में से आ गई जी 3/7, PAE2 में से 5/11, डन, बस फॉर्मूला लगाना अब तो आपने, हो गया काम आपका। ओके, नेक्स्ट इज 17th एग्जाम्पल। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1 2 3, 3 बॉक्स है मेरे पास आइडेंटिकल, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, सब में 2 कॉइन्स हैं। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, दोनों कॉइन्स जो हैं वो गोल्ड के हैं। तो मैं यहाँ ऊपर बना रहा हूँ कि मेरे पास बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है और बॉक्स 3 है, ठीक है। इसमें मेरे पास 2 गोल्ड कॉइन्स है। बॉक्स 2 के अंदर बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, दोनों मेरे सिल्वर कॉइन्स हैं। एंड बॉक्स 3 के अंदर देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन, एक गोल्ड कॉइन है और एक सिल्वर कॉइन है। अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन, एक कॉइन निकाला उसने। इफ द कॉइन इज गोल्ड, कॉइन गोल्ड का निकला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। तो आपको बताना है कि दूसरा कॉइन जो है बॉक्स में वो भी गोल्ड का है। अब ऐसा तो सिर्फ एक ही है बैग 1 कि अगर एक कॉइन गोल्ड का निकल गया तो दूसरा कॉइन जो है वो गोल्ड का होगा, ठीक है। तो बेसिकली रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इनडायरेक्टली बना। कैसे बना बेस थ्योरम का, कि आपको ये बताना है कि बैग 1 से निकला है वो, सिंपल सी बात ये है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 1/3 हो जाएगी, ये भी 1/3 हो जाएगी और ये भी 1/3, तीनों बैग्स की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। अब गोल्ड की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है 2/2, दोनों गोल्ड कॉइन्स आए हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी 2/2 है, इसमें 0/2 है, इसमें 2 गोल्ड कॉइन्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है, ठीक है। तो अगर आप इसको अलग अलग भी लिखना चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है, 1/2 1/2 ये सब कर सकते हो अलग अलग, बट मैंने गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल ली, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो सिर्फ हमने लिखना है जस्ट अब इसमें, तो सी इसको मैं नीचे लेके चल रहा हूँ, इसको हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चलो सीधा यहीं पे चल रहे हैं। तो इसमें आप देखो नीचे सबसे लास्ट में कि 1/3 बैग 1 आ गया, बैग 1 में से गोल्ड की, दोनों क्योंकि गोल्ड के हैं, है ना, एक तो गोल्ड का निकल ही चुका है, दूसरा भी गोल्ड का देखना, तो गोल्ड की क्या होगी कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1 होगी 2/2 से, 1/3 इंटू 0 हो जाएगी सिल्वर कॉइन की, देखो 0/2, ठीक है, इसमें कोई गोल्ड नहीं निकलने वाला। फिर उसके बाद 1/3 इंटू हाफ, इधर से गोल्ड कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है। फेवर में कौन सा है, बैग 1 चाहिए ना मुझे, क्योंकि दोनों दूसरा कॉइन गोल्ड का है, दैट मीन्स मुझे बैग 1 चाहिए, तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है दिस 1, ठीक है, यही ऊपर कर दिया, आंसर इज 2/3। तो अब इसको आप अपने प्रोबेबली उसमें लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई गोल्ड कॉइन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 में से गोल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैग 3, ठीक है, ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैग 1, यहाँ चेंज हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 सच दैट गोल्ड निकल चुका है,
राइट। तो अब इनको आप नाम दे लेंगे, जैसे पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड बैग 1 में से कितनी आएगी 2/2, कटा हुआ है ये 2/2 है ये, ठीक है 1 आ गई, ये हमने लिख लिया। तो PaE2 ये हो जाएगा, बैग 2 में से गोल्ड की प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, और PaE3 ये हो जाएगा हाफ। तो PA बेसिकली हम गोल्ड निकालने का इवेंट ले रहे हैं, और E तो हमारा बैग्स का होता है, यानी कि बैग्स का इवेंट ले रहे हैं। डन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 18, सुपर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही आ जाती है, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट आ जाती है बोर्ड में। क्या बोलता है देखो, सपोज दैट रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। ठीक है, तो HIV टेस्ट की रिलायबिलिटी दी हुई है, कितना वो ठीक है कितना नहीं ठीक है वो। ऑफ पीपल हैविंग HIV, जिन लोगों को HIV है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। ठीक है, अब कुछ लोगों को HIV है, कुछ लोगों को HIV नहीं है। ठीक है, ऑफ पीपल हैविंग HIV, जिनको HIV है 90% उसमें से टेक्स्ट डिटेक्ट हो जाता है कि इसको है, लेकिन 10% को डिटेक्ट नहीं होता उसमें से। तो दैट मीन्स कि HIV में से डिटेक्शन जो है वो 90% की है, और डिटेक्शन नहीं हो रही वो 10% को। ठीक है, उसके बाद सेकंड उसमें क्या बोल रहा है कि ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, जिनको HIV नहीं है, 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड HIV नेगेटिव। तो 99% लोगों को तो ये कह देता है जी कि आपको HIV नहीं है, 99% को ये कह देता है HIV नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 1% जो है आर डायग्नोज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव। 1% को वो कह देता है आपको HIV है, सही बंदों को भी बोल देता है आपको जी HIV है। ठीक है, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, कितनों को HIV है, 0.1% को HIV है। तो यानी 99.9% को HIV नहीं है। 1 माइनस करके निकाल सकते हैं ना आप। सो सॉरी 100 में से, परसेंटेज में से 100 में से 1 person is selected at random given the HIV test and the pathologist reports him or her as HIV positive। तो हमारे को पता है कि वो HIV पॉजिटिव है, रिपोर्ट में उसके ये निकल के आया है। What is the probability that the person actually has HIV? क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअली में उसे HIV है, एक्चुअली में होना चाहिए HIV, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये HIV है असल में उसे, तो कितने की पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, पॉजिटिव रिपोर्ट जो आ रही है वो 90% की आ रही है, नेगेटिव रिपोर्ट 10% की आ रही है। इधर 99% की नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, 1% की पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। तो पहले तो अब मुझे क्या निकालना है कि मेरे को इसमें कितने लोगों को है। ठीक है, तो कितने लोगों को HIV पॉजिटिव है, तो यहाँ से देखो आप 0.1%, तो 0.1% को जब आप करेंगे तो ये 0.1/100 कर लेना है ना, 0.1 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो 0.001 इनटू इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो ये 0.9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतने लोगों को है। दूसरी साइड से क्या निकल के आएगा कि 99.99 को नहीं है, तो 100 से डिवाइड कर लो, 0.999 हो जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इस 1% को भी तो है निकल के आ रही है रिपोर्ट में, भले ही नहीं है उन्हें, लेकिन रिपोर्ट में तो निकल के आ रही है 1% को। सो इनटू 0.01, 100 से डिवाइड थ्रू आउट, तो ये तो होगी टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी HIV
जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकल के आ रही है। लेकिन वो बोल रहा है कि हमें तो वो चाहिए सिर्फ जिनको एक्चुअली HIV है। तो एक्चुअली वाले तो सिर्फ यही है ना, ये वाले, तो इनको ऊपर रख लेते हैं 0.001 इंटू 0.9। बस आ गया मेरा आंसर, इसको सॉल्व करेंगे हम। लेट अस चेक इट आउट। तो ये देखो, ये गए 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 गए, यहाँ पे हमें सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ भी थोड़ा सा ही नहीं दिख रहा, दिख ही रहा है ऑलमोस्ट। तो सी कि यहाँ पे जस्ट लास्ट लाइन को देखेंगे, सेकंड लास्ट को, 0.001 इंटू 0.9 ये आ गया जी हमारा, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमने निकाली है वही है, ठीक है। तो बस अब इनको नाम देना आपने। तो ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सबसे पहले हम, किस चीज़ की, कि HIV है। तो ये आ गई आपकी। अब हमने ये बताना था कि उसको एक्चुअली HIV है कि नहीं है, ठीक है ना। तो E जो होगा वो होगा इवेंट आपका कि उसको HIV है, ठीक है। और A इवेंट क्या होगा कि उसकी आपकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है जी। तो PAE यानी कि पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, और उसको एक्चुअली है HIV, ठीक है जी। तो 90 हो गए, इसको 90% को आपने डिवाइड कर लिया, ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी की उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है लेकिन उसको नहीं है E कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसको एक्चुअली में नहीं है, तो वो 0.1% वाला आ गया, ये वाला, ठीक है। तो इसको बेसिकली E ले लिया इवेंट, इसको E कॉम्प्लीमेंट ले लिया, और ये A तो हमारा HIV पॉजिटिव वाला है ही है। तो ये आपकी निकल आई दोनों। बस इसको अब यहाँ पे फॉर्मूले में लगाना है, यहीं से उठा के लगा लो चाहे आप, कि ये PE है, यहीं से चलो निकाल लेते हैं, PE PAE PE डैश PAE डैश, ठीक है जी। PE फेवरेबल वाली, PAE, लेकिन यहाँ क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगी है कि HIV जो एक्चुअली में है उसे कि नहीं है, ये एक्चुअली वाला है ना, ठीक है। गिवन दैट उसकी रिपोर्ट तो आ ही चुकी है पॉजिटिव। तो बस अब इनके वैल्यूज लिख देंगे आप। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया सारा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 19, ठीक है। क्या बोल रहा है, लेट अस सी। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स मशीन्स ABC manufacture respectively this and this % of bolts, ठीक है जी। तो एक फैक्ट्री है जिसमें बोल्ट्स बनते हैं, तो उसमें ABC जो मशीन है वो इतने इतने रिस्पेक्टिव अपने अपने % ऑफ बोल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे डाल दूँ तो A B C, A ने 25 बनाने हैं % में सारा, B ने 35 और C ने 40 बनाने हैं, ठीक है। ऑफ देयर आउटपुट्स 5, 4, 2 ये भी % है, आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। तो A से कितने डिफेक्टिव बोल्ट निकल रहे हैं 5%, B से कितने निकल रहे हैं 4% और C से निकल रहे हैं 2%। ये सब डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब एक बोल्ट पिक किया गया और वो डिफेक्टिव ही निकला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन B। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन B से निकलेगा। तो अब आप देखो, पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, और टोटल प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव है क्योंकि डिफेक्टिव निकल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी होगी प्रोबेबिलिटी भाई परसेंटेजेस में है, इसको आप कन्वर्ट कर लेना, 25 को 10 से 100 से डिवाइड करके, तो 0.25 ए में बना है, ए मशीन चूज हुई है, उसमें से डिफेक्टिव आ रहा है 5 प्लस 0.3, अच्छा 5 भी नहीं आएगा, 5 को भी तो 100 से डिवाइड करोगे, 0.05, ठीक है 0.05। ऐसे ही बी मशीन में से डिफेक्टिव आने की, बी मशीन की प्रोबेबिलिटी है, उसमें से डिफेक्टिव आने की ये हो गई 0.04, प्लस सी की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और उसमें से डिफेक्टिव आने की 0.02 हो गई। ये तो नीचे आएगा क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव के आने की। उसके बाद आपकी ऊपर कौन सी आएगी,
यही वाली प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कौन सी से निकालनी, सॉरी, हाँ, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी, ये वाली निकालनी है। ये मेरे फेवर में कि बी मशीन से बोल्ट निकल के आया, तो ये जी इसका सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसमें अब हमने देनी क्या है कि डिफेक्टिव बोल्ट है एक इवेंट, और एक इवेंट है आपका मशीन कौन सी है। तो ए इवेंट जो है वो डिफेक्टिव बोल्ट है, ठीक है। तो इसने क्या लिया, B1 B2 B3 ले लिया, बात एक ही है, A1 A2 A3 ले लो, चाहे B1 B2 B3 ले लो आप, ठीक है। तो मशीन डिफेक्टिव होने की वो मशीन कितना बना रही है, अब ये इवेंट, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, ओके, ये आपके अलग अलग इवेंट्स हो गए। तो अब आप ये क्या करेंगे, ये मेरा इवेंट क्या आया कि ये मेरा इवेंट आया कि मशीन 1 PE आपने फर्स्ट में से निकाली है, B1 PE PE B1 PE PE B2 PE PE B3, ठीक है। डिफेक्टिव होने की सारी आपकी आ जाएंगी। तो ये मैं आपको इसमें नीचे दिखा देता हूँ। तो ये सारी रिस्पेक्टिव जो जो हमने बनाई थी, B1 B2 B3 की प्रोबेबिलिटीज़, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी मशीन ए से 0.05, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी मशीन बी से, ठीक है जी। तो ये आपने लगा दी वही वाली जो हमने लगाई थी पूरी की पूरी थ्योरम, टोटल नीचे ऊपर फेवरेबल, ठीक है। तो आपका ये जो डी कोडिंग है इसमें बस इसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको अपने आप बनानी पड़ेगी। तो आपने पहले क्या किया, आपने डिफेक्टिव की मशीन 1, ठीक है, मशीन 1 की प्रोबेबिलिटी ले ली, उसमें से डिफेक्टिव की, सॉरी मैंने मेरे ख्याल पीछे उल्टा बोल दिया थ्रू आउट, ई जो है इसने ई जो है वो डिफेक्टिव बोल्ट का इवेंट लिया, ठीक है। और B1 B2 B3 इसने मशीनों की प्रोबेबिलिटी लिया कि ये ए, पहली मशीन ए से बना है, ये बी से बना है, ये सी से बना है। तो पीछे वाले में शायद मैं उल्टा बोल गया हूँ। तो आपने पहले मशीन 1 चूज़ करी, उसमें से डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी, मशीन 2 करी चूज़, डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी, मशीन 3 चूज़ करी, डिफेक्टिव बोल्ट की, फेवरेबल मशीन 2 वाली, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बोल्ट पहले आ चुका है, मशीन 2 में से निकला है, तो चेंज हो जाएगी B2/C, वैल्यूज़ वही हैं बिल्कुल, ठीक है, जैसे हमने करी थी। आंसर इज 28/69। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 20। A doctor is to visit a patient. From the past experience, it is known that the probabilities that he will come by train, bus, scooter or by other means of transport, 4 चीज़ों से आ सकता है वो, आर रिस्पेक्टिवली दिस। तो बस की, ट्रेन की ये है, बस की ये है, स्कूटर की ये है, और किसी और मीन्स है ट्रांसपोर्ट के, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं हमें। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3 एंड 1/12 इफ़ ही कम्स बाय ट्रेन, बस, स्कूटर। तो लेट आने की प्रोबेबिलिटी 3 की दे रखी है, चौथे की नहीं दे रखी। बट इफ़ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही विल नॉट बी लेट। अगर वो किसी और मीन्स से आता है ट्रांसपोर्ट के तो वो लेट नहीं होता है, ठीक है जी। तो इसमें देखो, अगर मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, इस पार्ट को अगर मैं फ़िलहाल के लिए छोड़ दूँ 1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो मैं इसका अगर ड्रॉ करूँगा तो क्या बनेगा मेरा, सी किस किस से आ रहा है वो, सबसे पहले ट्रेन से आ सकता है वो, बस से आ सकता है वो, स्कूटर से आ सकता है, और बाय अदर मीन्स से, ठीक है। अब ट्रेन, बस वगैरह इन सब की आपको प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं, तो प्रोबेबिलिटीज़ आप इनकी इन्हीं के ऊपर लिख लें अगर, तो 1/4 ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी है, नहीं 3/10, 3/10, 1/5 बस से आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से, 1/10 उसके स्कूटर से, और 2/5 किसी अदर मीन्स से। फिर वो कहता है कि उसके लेट आने की प्रोबेबिलिटीज़ दी हैं 1/4। तो ट्रेन से अगर लेट आ रहा है तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है, बस से अगर लेट आ रहा है 1/3 है, स्कूटर से लेट आ रहा है 1/12 है, और किसी और मीन से आ रहा है तो 0 है उसकी लेट आने की प्रोबेबिलिटी, वो टाइम पे ही आएगा। तो अब मेरा तैयार हो गया ग्राफ। अब मेरा क्वेश्चन क्या रीड आउट कर रहा है, क्या पूछ रहा है वो,
व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, वो लेट है, वो भाई साहब लेट आए हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, आपको बताना है कि वो ट्रेन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन से आए होंगे। तो लेट आने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/10 इंटू 1/4, 1/5 इंटू 1/3, 1/10 इंटू 1/12, 2/5 इंटू 0। डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये। ऊपर क्या है, सिर्फ ट्रेन वाली लिखनी है आपको, तो ये ऊपर लिख देंगे हम कि वो ट्रेन से आए। ठीक है जी। तो इसमें इवेंट्स को आप कैसे करेंगे, इवेंट्स को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। जो ई है आपका, वो आपका इवेंट हो जाएगा लेट आने का। सो इवेंट विल बी कि वो लेट आ रहा है। सो इवेंट ई क्या हो जाएगा जी, कि वो लेट आ रहा है। और ये आप डालो जो भी आपने डालने हैं। इसने क्या डाले, T1, T2, T3, T4, ट्रांसपोर्ट के नाम से डाल दिए इसने। ठीक है, तो T1 ट्रेन से आ रहा है, T2 बस से आ रहा है, T3 स्कूटर से, T4 अदर मीन से। अब लेट आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्या बनेगी, PE T1 कि वो ट्रेन से लेट आ रहा है। ऐसे ही 1/, ये कितनी आ जाएगी, 1/4 दी हुई है। फिर PE लेट आने की प्रोबेबिलिटी आपकी बस से, PE लेट आने की प्रोबेबिलिटी आपकी स्कूटर से, और PE लेट आने की प्रोबेबिलिटी आपकी अदर मीन से, वो 0 है। ठीक है, तो बस अब आपने ये वैल्यूज इसमें डाल देनी है। तो सी, ये वैल्यूज यहाँ पे डल गई आपकी, सारी जो हमने लिखी थी बिल्कुल वही वाली है। ठीक है जी, और आपका आंसर आ गया। बस आपने ये ऊपर ये बना के लिख देना है। और लेफ्ट में आप ध्यान रखेंगे एज यूजुअल कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट आ चुका है, वो पता है हमें, रिवर्स निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आया। सो T1 पहले आ जाएगा, ई बाद में आएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। ओके, सॉल्व करके आंसर इज हाफ, तो उसकी लेट आने की प्रोबेबिलिटी इज हाफ बाय ट्रेन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 21, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। तो एक आदमी है, वो, इसका मतलब सच भी बोलता है, ट्रूथ भी बोलता है, और लाई भी करता है, झूठ भी बोलता है। तो ट्रूथ की उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 3 में से 4 में से 3 बारी ट्रूथ बोलता है। तो दैट मीन्स ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4, और झूठ बोलने की, लाई की, 1/4 हो जाएगी। 1 - 3/4 करेंगे, 1/4। ये सब आपने शो करना है रिटर्न में, अभी तो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसके बाद आगे बोलता है ही थ्रोज अ डाई, उसने एक डाई फेंकना है, राइट, एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। अब उसने रिपोर्ट करी है जी कि ये 6 आया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6। आपको ये बताना है कि वो सच में 6 था कि नहीं था, या है कि नहीं है। ठीक है, उसने तो बोल दिया भाई ने 6 आना है। तो अब अगर वो सच बोल रहा है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6, एक ही बार तो आएगा 6 में से। और अगर वो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6। ठीक है, ये आने की प्रोबेबिलिटी है, या नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है। अब जब वो भाई झूठ बोल रहा है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबकी कंसंट्रेशन मेरे पास होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब वो झूठ बोल रहा है और वो कह रहा है कि 6 आ गया, दैट मीन्स कि जब 1 आएगा तो वो झूठ बोलता, वो बोल रहा है 1 को कि 6 आ गया, 2 को बोल रहा है 6 आ गया, 3 को बोल रहा है 6 आ गया, 4 को बोल रहा है 6 आ गया, 5 को बोल रहा है 6 आ गया, क्योंकि वो तो झूठ बोल रहे हैं ना भाई। तो जब वो झूठ बोलेगा तो वो जो 5/6 है वो सही हो जाएगा, उस टाइम वो बोल सकता है कि 6 आया है। और जब सच में 6 आएगा तो, क्योंकि उसने झूठ बोलना है, तो वो मतलब 6 नहीं आया। तो झूठ बोलने के खाने में इंटरचेंज हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, जब आएगा 6 तब वो कहेगा नहीं आया, जब नहीं आया तब बोलेगा आएगा, क्योंकि हमें वो झूठ बोल रहा है। इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो अगर अब मैं बनाना चाहूँ तो मेरा क्या बनेगा, सी, वो बोलता है कि 6 आ गया है। ठीक है, हमने ये बताना है एक्चुअली आया है कि नहीं आया है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। पहले तो 3/4 अगर वो सच बोलता। थोड़ी सी नीचे करते हैं, ऊपर की जगह नहीं बचेगी। तो 3/4
अगर सच बोल रहा है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, या फिर अगर वो झूठ बोल रहा है 1/4 जिसकी प्रोबेबिलिटी है झूठ बोलने की, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। 5 बार केसेस में वो झूठ बोल सकता है। हमें क्या चाहिए? सच आने वाली प्रोबेबिलिटी। तो 3/4 इंटू 1/6 करेंगे कि एक्चुअली 6 आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसमें हम वो कैसे करेंगे, इसमें हम असाइन कैसे करेंगे, किस इवेंट को क्या असाइन करना है। सो हम इसमें वी विल टेक थिंग्स लाइक कि हम इसमें सबसे पहले 6 आने की प्रोबेबिलिटी को इवेंट ले लेंगे। ठीक है, 6 आया तो 6 वाली को आप इवेंट ले लो, और एक्चुअली 6 आया ये आपका वो हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, इस केस में इसने आप इसको ए ले सकते हैं और इसको ई ले सकते हैं, या 6 को ए लो। आई वुड सजेस्ट एक्चुअली 6 को आप E1 E2 कर सकते हैं। तो इसने S1 S2 से किया हुआ कि इसने बोला है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, S2 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। ठीक है जी, इसके बाद नीचे चलते रहो, मैं कुछ भी डिलीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ नीचे चलते रहो। तो यह सबसे नीचे दिखा देता हूँ आपको एक बार, फिर ऊपर आएंगे वापस। तो ये देखो, तो ये 1/6 इंटू 3/4 बिल्कुल ठीक है जी हमारा जो हमने बनाया था। तो एग्जैक्टली फाइन, आंसर इज 3/8। ओके, अब इसको ऊपर समझते हैं कि क्या बोल रहा है वो। तो यहाँ पे एक ही लाइन में समझ लेंगे। सी, वो कह रहा है कि आपने क्या बोला है, 3/4 सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, इसने 1/6 लिया है तो उल्टा कर दो, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी ले रहा है। 1/6 इसने पहले लिखा ना, क्योंकि तो PS1 इज 1/6। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि सच बोलने की, ठीक है, सच बोलने पे 1/6 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 आ गया है लेकिन उसने सच बोला, ये प्रोबेबिलिटी। फिर 6 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लेकिन झूठ बोलने पे 6 आ गया, कंडीशन है कि उसने झूठ बोला। ऐसे ही ऊपर हमने तो सच वाली चाहिए, सच वाला ऊपर आ गया उसका। ठीक है, और यहाँ पे चेंज कर देंगे कि रिपोर्टिंग है कि 6 आ गया है, राइट। रिपोर्टिंग क्या है, 6 आ गया है, तो उसमें सच, मुझे लगता है इसने उल्टा कर दिया यहाँ। लेट मी चेक फॉर अ सेकेंड। यहाँ इसने वैसे तो ठीक किया उल्टा कि यहाँ पे ES2 है, ES1 लिया, लेकिन उसने बोला था कि एक्चुअली में वो सच बोल रहा है कि नहीं, ये इसने लिखा ही हुआ देखो, जस्ट सी प्रोबेबिलिटी दैट द रिपोर्ट ऑफ द मैन दैट 6 हैज अकर्ड इज एक्चुअली अ 6। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि सच को बाद में रखा है और एक्चुअली अ 6 को पहले रख लिया। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ ऊपर आप देखोगे कि मैन ने रिपोर्ट करा है। ठीक है, ये 6 आना मैन रिपोर्ट कर रहा है, एक्चुअली वो है ये है, तो यहाँ पे उल्टा हो गया। रिपोर्ट 6 उसने कर दिया, लेकिन एक्चुअली आया वो S1 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आंसर इज फाइनली 3/8, लेकिन ये सारी वैल्यूज आपको लिखनी पड़ेंगी वहाँ पे, ये बिल्कुल ऐसे इंग्लिश बना के लिखना पड़ेगा आपको। फाइन, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टार्ट्स अवर एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन नंबर 1, एन अर्न कंटेन्स 5 red and 5 black balls. The ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. ठीक है, वापस डाल दी गई है। Moreover, 2 additional balls of the color drawn, तो जो पहली बॉल का कलर आया था उसकी 2 additional balls are put in the urn and then a ball is drawn at random. ठीक है, तो 2 additional balls डाल दिया आपने और फिर एक बॉल ड्रॉ करी गई है। What is the probability that the second ball is red? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरी बॉल निकाली गई है वो रेड है। तो एक मेरे पास ये अर्न है जिसमें 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है जी, अब इसमें से आपने एक बॉल निकाली है और उसका कलर नोट किया है। हो सकता है कि वो रेड बॉल हो सकता है वो ब्लैक बॉल हो। ठीक है, अब कलर उसका नोट कर लिया।
अब 2 एडिशनल बॉल्स डाली गई हैं, ठीक है, जो कलर निकला था उसकी। तो अगर मेरा रेड कलर निकला तो मैंने 2 इसकी बॉल्स डाल दी हैं रेड कलर की, तो दैट मीन्स 7 रेड हो गई हैं अब मेरे पास और 5 ब्लैक हो गई हैं मेरे पास। यही बात बनी जी हमारी। दूसरी साइड पे हमारा क्या बनेगा कि अगर मेरी ब्लैक बॉल निकली तो मैंने 2 ब्लैक बॉल डाल देनी है, तो 5 रेड हो जाएंगी, 7 ब्लैक हो जाएंगी। अब मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सेकंड बॉल इज रेड। तो इसमें मेरी अगर मैं प्रोबेबिलिटीज़ लिखूं तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट बॉल जो निकाली है, 5 बॉल्स आउट ऑफ 10, 5/10 आ गई, यानी कि 1/2 आ गई। ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी भी 5/10 है, टोटल 10 बॉल्स हैं उसमें से 5, तो ये भी 1/2 आ गई, ठीक है। अब सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7/12, और इधर से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/12। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी कि सेकंड बॉल जो है वो मेरी रेड आएगी, तो वो बन गई जी मेरी प्रोबेबिलिटी। सीधा आंसर लिख रहा हूँ मैं कि अगर रेड बॉल आती है तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 7/12 दूसरी रेड बॉल प्लस पहली ब्लैक बॉल दूसरी रेड बॉल, राइट। तो ये आपका नीचे तो ऐड ही कर दो, 7 + 5 = 12/24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1/2 आ गया आंसर, ठीक है जी। दिस इज़ माय आंसर। अब इसमें इसको नोटेशंस देनी है हमने, तो हम कैसे देंगे, सी ये क्या है, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, फर्स्ट बॉल जो रेड है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन रेड बॉल, पहली भी रेड बॉल निकली थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है जी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी रेड बॉल सच दैट पहली की ब्लैक बॉल है, ठीक है। बस आप इनको पुट कर दो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल आ जाएगी, इज इक्वल टू में आप क्या डालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड बॉल, ठीक है जी। सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ भी आप R2 लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये R1 आप डिसाइड कर सकते हैं कि पहली रेड बॉल निकली थी, राइट। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 आ जाएगी। डन। इनको आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा बस कौन सी प्रोबेबिलिटी किसकी है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन। A bag contains 4 red and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. ठीक है जी। One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. ठीक है जी। तो रेड बॉल निकली है हमारे पास। Find the probability दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो पहले बैग से निकले, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो हमारे पास स्टोरी जो है वो क्या है कि मेरे पास बैग 1 है और बैग 2 है। बैग 1 के अंदर 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, तो 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं बैग 1 के अंदर। बैग 2 के अंदर 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 रेड 6 ब्लैक बॉल्स। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड, ठीक है, हमने सिलेक्ट किया और प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेड आई है बॉल निकल के। अब हमने निकालनी है कि फर्स्ट बैग में से आई है, हमने वो बताना है बस। तो प्रोबेबिलिटीज इनकी यहाँ पे लिख लेते हैं। बैग 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। बैग 2 की भी हाफ है, दोनों की आधी आधी प्रोबेबिलिटी है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है बैग 1 में से, इट इज़ 4/8, और इधर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/8 है, ठीक है। तो ये आप इसको यहीं पे रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये 1/2 आ जाएगी और ये 1/4 आ जाएगी,
तो नीचे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यानी कि ये आ गई आपकी, एक थोड़ा सा नीचे और बनाता हूँ, सो हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू 1/4, और आपके फेवर में कौन सी चाहिए आपको, फर्स्ट बैग से निकली हुई, तो ये फर्स्ट बैग की है, इसको ऊपर लिख देंगे इंटू हाफ। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो और सॉल्व करके आपका आंसर इसमें आ जाएगा 2/3। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी है इसकी। अब ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी है, तो हम लिखेंगे क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 सच दैट इट इज़ अ रेड बॉल। यहाँ से आएंगे आपकी प्रोबेबिलिटीज़। अब इनको आपको नाम देना है, तो नाम आप कैसे देंगे इसमें, लेट मी चेंज द कलर। तो ये आपकी क्या है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बैग 1 के अंदर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। ठीक है जी, तो फेवर में आपके PE1 PA-E1। ठीक है, यहाँ चेंज हो गया। ठीक है, उल्टा जो हम करते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 में से होनी चाहिए रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, गिवन दैट इट इज़ अ रेड बॉल। तो बस अब इनको आप डिफाइन करके लिख दीजिएगा इंग्लिश में कि कौन सी प्रोबेबिलिटी किसकी है। ठीक है, जैसे आपकी बैग 1 की प्रोबेबिलिटी, इवेंट E1 इज़ बैग 1, इवेंट E2 इज़ बैग 2, इवेंट A इज़ रेड बॉल। बस ये 3-4 चीज़ें लिख के उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज ऐसे लिख के और फाइनली फॉर्मूले में डाल देनी है। सो इवेंट E1 इज़ बॉल इज़ फ्रॉम बैग 1 और इवेंट E2 इज़ बॉल इज़ फ्रॉम बैग 2 एंड इवेंट A इज़ रेड बॉल का इवेंट। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर आप इसको लिख देंगे और फिर सारी प्रोबेबिलिटीज़ भी अकेली अकेली जो मैंने यहाँ डायग्राम में लिखी है वो निकाल के दिखाएंगे आप। डायग्राम इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कंसीडर करता हूँ कि इससे हमारे को एकदम समझ आ जाती है चीज़। ठीक है, जब आप ABC करते हो प्रोबेबिलिटी E1 वगैरह लिखोगे तो आपको वहाँ समझ नहीं आएगी। ठीक है, वो लॉजिकल सा बन जाता है। तो यहाँ पे आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि दिस इज़ बैग 1 की प्रोबेबिलिटी है तो PE1 की प्रोबेबिलिटी है, ये बैग 2 की है तो PE2 की प्रोबेबिलिटी है। तो इन सबको आप इंग्लिश में बड़े आराम से लिख सकते हो। ये आपकी प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की है बैग 1 में से, ये आपकी प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, रेड बॉल की बैग 2 में से। तो ऐसे हर क्वेश्चन में आपको लिखेंगे और इंग्लिश बना के लिखेंगे तो प्रॉपर आपको मिलेगा। लेकिन ये डायग्राम आपकी रफ में लिख लो आप चाहे। ठीक है, तो ये आपकी समझ के लिए, सब कुछ यहीं से निकल के आ रहा है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% reside in hostel, 40% are day scholars. ओके, नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, अगर आपको डे स्कॉलर्स नहीं पता बट कॉमन सा वर्ड है डे स्कॉलर्स, जो हॉस्टल में नहीं रहते लोग, जो डेली अप डाउन करते हैं अपने घर से, लोकल होते हैं जो वहाँ के। ठीक है, प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन A ग्रेड। ठीक है, 30% की A ग्रेड आती है हॉस्टलियर्स की एंड 20% जो डे स्कॉलर्स हैं उनकी A ग्रेड आती है इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. तो उसकी A grade आई हुई थी। What is the probability that student is a hostelier? तो हमें यह बताना है कि स्टूडेंट क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टल से था। तो इसमें सबसे पहले ऊपर से देखते हैं कि एक हमारे पास जो है हॉस्टल से हैं बच्चे और एक हमारे पास डे स्कॉलर हैं बच्चे। तो हॉस्टलियर्स का A ग्रेड आया, डे स्कीज का भी A ग्रेड आया, डे स्कॉलर्स का मतलब। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि 60% जो है वो हॉस्टल में रिजाइड करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 60/100 परसेंटेज में से, तो 60/100 कर देंगे आप तो 0.6 हो जाएगी। ठीक है,
40% जो है वो डे स्कॉलर्स है, तो 0.4 जो है वो डे स्कॉलर्स की प्रोबेबिलिटी है। अब जो ए ग्रेड 20% किसका आ रहा है, हॉस्टलियर का, तो 0.2 जो है वो प्रोबेबिलिटी है आपके ए ग्रेड की हॉस्टल वाले बच्चों की। और नहीं सॉरी गलत कर दिया मैंने, 30% है हॉस्टल वालों की और 20% है डे स्कॉलर की। तो इसको हम क्या करते हैं 0.3 30% एंड 0.2 डे स्कॉलर्स की, राइट। अब वो कहता है कि ए ग्रेड तो आया हुआ है, हमने बताना हॉस्टल से आया है, ये इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज़ कि यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ ये आपकी आएगी 0.6 हॉस्टल की, उनमें से ए ग्रेड कितनों का आया, प्लस 0.4 डे स्कॉलर्स की, डे स्कॉलर्स में से कितनों का ए ग्रेड आया, हमें तो हॉस्टल वाले चाहिए, तो हॉस्टल वाले तो ये हैं, तो ये ऊपर भी आ जाएंगे, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, है प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी कि हमें बताना है कि हॉस्टलियर है वो, ठीक है, गिवन दैट उसका ए ग्रेड आया, राइट। तो अब इसको हम वो कर देते हैं, इसकी ये क्या है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टलर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड सच दैट वो हॉस्टल में से है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डे स्कॉलर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेड सच दैट वो डे स्कॉलर है, ठीक है। ऊपर तो ये नीचे वाला आपने कॉपी करना है जस्ट उसमें, तो पी एच इंटू पी ए एच, राइट। तो इसमें इवेंट्स एच का तो सिंपल ही इवेंट्स बिल्कुल दिख रहे हैं, हॉस्टल से है प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टलर, ठीक है। ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी पी ए, ठीक है जी, ए इवेंट जो है वो ए ग्रेड आने का ही हो गया और डी वाला आपका डे स्कॉलर का इवेंट हो गया। तो ये आपकी कहानी बन गई और इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व हमने क्योंकि नहीं करा तो ये आपका आ जाएगा 9/13, यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन, in answering a question on a multiple choice test a student either knows the answer or guesses। तो या तो MCQs करते हुए स्टूडेंट को आंसर पता है या फिर वो गैस करता है, ठीक है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, तो 3/4 जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर पता है, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस, नहीं भी दी होती तो हम 1 माइनस करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो गैस करता है। एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट, ठीक है। एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेस, तो एज्यूम कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट गेस कर रहा है एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4, तो उसके करेक्ट होने के चांसेस कितने हैं 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर given that answer is correct, he answered it correctly। तो क्या बोल रहा है कि वो कह रहा है कि या तो वो उसको पता है आंसर, he knows the answer, या वो गैस करता है, ठीक है। उसके बाद अगर उसे पता है तो देखो करेक्ट ही होना है आंसर ने, भाई आपने अगर आपको आता है आंसर तो 100% करेक्ट होना आंसर। अगर वो गैस करता है तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है, इनकरेक्ट भी हो सकता है क्योंकि गैस करने पे। तो इसमें सबसे पहले उसे पता है आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, वो गैस कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। अब ये वाला 1/4 क्या है, ये करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आंसर की जब वो गैस करता है, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, गैस करते हुए करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो नो जब करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की तो 1 ही रहेगी, पूरी की पूरी करेक्ट ही होना है क्योंकि उसको आता है वो क्वेश्चन। तो हमने बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही हैज़ आंसर्ड इट करेक्टली। तो करेक्ट तो है आंसर, अब हमने ये बताना है कि उसको पता था आंसर,
तो यहाँ पर नीचे जो है अगर उसको पता है आंसर इनटू 1 फिर तो करेक्ट होगा ही होगा, प्लस उसको गैस लगाना है, फिर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो करेक्ट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी निकल गई नीचे। अब हमें यह बताना कि करेक्ट तो उसने बता दिया है लेकिन उसको पता था आंसर, ये निकालना है। तो ये वाला पोर्शन है हमारे फेवर में। सो 3/4 इंटू 1, ठीक है जी। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12/13। तो अब इसकी मार्किंग्स लगाते हैं, क्या बनेंगी। तो ये सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि उसको पता था आंसर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग्स, ठीक है, ही नोज द आंसर, इसको पी के से ही मैं बना रहा हूँ, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट सच दैट उसको पता था आंसर, प्लस प्रोबेबिलिटी वो गैस कर रहा है, इनटू प्रोबेबिलिटी कि आंसर करेक्ट है जबकि उसने गैस करा है, ठीक है जी। ऊपर तो सिर्फ पी के उसको पता है आंसर और करेक्ट भी हो गया। निकालना क्या था हमने कि उसको पता है गिवन दैट इट इज़ करेक्ट, ठीक है जी। तो बस इसको आपने करना है। इवेंट के वाला आपका नोइंग द आंसर हो गया, ही नोज द आंसर। जी का इवेंट आपका ही गेसेस द आंसर हो गया। सी इवेंट आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और ये रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ बिल्कुल यहाँ नीचे नीचे मैंने मार्क कर दिए, इज इट इज़, उसको बस इंग्लिश में आपने लिखना है। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। तो disease अगर है तो वो टेस्ट जो है, ब्लड टेस्ट जो है बता देता है 99% कि आपको है डिजीज़, ठीक है। तो however the test also yields a false positive result of 0.5% of a healthy person tested, ठीक है। मतलब कि उसको 0.5% तब भी बता देगा जिसको असल में हेल्दी है, ठीक है। तो पर्सन क्या हो गया कि पर्सन या तो हेल्दी है या उसको डिजीज़ है। तो डिजीज़ है या पर्सन हेल्दी है, ठीक है। अब जब वो डिजीज्ड है पर्सन तो 99% जो है उसको निकल के आएगा कि आपको पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो 99% इफेक्टिव है, ठीक है, यानी कि जिसे डिजीज़ है उसको 0.99 100 से डिवाइड कर देंगे परसेंटेजेस में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जिसको डिजीज़ है उसको इफ़ेक्टिव टेस्ट की पॉजिटिव शो करेगा, वो 0.99 होगी। अब जो हेल्दी पर्सन है उसको भी वो शो कर रहा है 0.5% को 100 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.005। तो इनको भी पॉजिटिव शो कर रहा है वो, ठीक है। ब्रैकेट में उसने लिखा है दैट इज़ इफ़ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विथ प्रोबेबिलिटी दिस, अपने आप ही उसने निकाल के दे दिया आपको। द टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज़ डिजीज़, ठीक है जी। आगे है इफ़ 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज़। एक्चुअली कितने लोगों को डिजीज़ है 0.1% को, यानी कि 0.001 100 से डिवाइड करने पे इतने लोगों को डिजीज़ है। फाइन। आगे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ द डिजीज़। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन को डिजीज़ है गिवन दैट द रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव। तो रिज़ल्ट तो पॉजिटिव आ चुका है, अब एक्चुअली में उसे डिजीज़ है कि नहीं है, ये मतलब होने की प्रोबेबिलिटी बतानी कि एक्चुअली में उसे है। रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव, तो ये HIV एड्स जैसा ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। अब 0.001 को अगर है क्या कहते हैं डिजीज़, तो कितनों को नहीं है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 99.9 को नहीं है,
दैट मीन्स 0.999 को वो हेल्दी है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यह आप प्रॉपर इंग्लिश में निकाल के दिखाएंगे 1 माइनस करके, ठीक है जी। अब इसके बाद ये मेरे को क्लियर होगी। अब मेरे पास आ गया कि मुझे प्रोबेबिलिटी देनी है कि उसको डिजीज़ एक्चुअली में है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें उसको डिजीज़ है मल्टीप्लाइड बाय उसकी पॉजिटिव आ गया रिपोर्ट, प्लस हेल्दी है पर्सन, फिर भी उसकी पॉजिटिव आ गया रिपोर्ट। तो ये नीचे मेरी डिनोमिनेटर में किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई, पॉजिटिव रिपोर्ट की टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। ऊपर हमें किसे बताना है कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, लेकिन कहाँ से आई? वो एक्चुअली उसे डिजीज़ है, तो ये वाली ही एक्चुअली डिजीज़ वाली है मेरी, ठीक है। तो 0.001 इंटू 0.99, ओके। तो अब इसको आप मैं आंसर पहले निकाल देता हूँ, इसको आप सॉल्व अपने आप कर लेंगे, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो आंसर आपका 22/133 आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात इसके नोटेशंस की, तो नोटेशंस में आप देखिए ये क्या बनेगा आपका, ये 22.133 मैंने ज़्यादा ही टाइट लिख दिया, चलो ऊपर लिख दूंगा उसके। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कि बंदे को डिजीज़ है, ठीक है जी। और पॉजिटिव आने की कि उसका पॉजिटिव आ गया गिवन दैट उसको डिजीज़ है, तो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है कि पर्सन हेल्दी है इनटू उसकी फिर भी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो ऊपर आपको क्या चाहिए था कि उसको डिजीज़ है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बनी? प्रोबेबिलिटी बनी कि उसको एक्चुअली में डिजीज़ है गिवन दैट हिज रिपोर्ट इज़ पॉजिटिव, ठीक है जी। तो इस पॉजिटिव साइन की जगह आप कुछ भी ले लेना, ई ले लेना, ठीक है। तो एफ लेना, एफ ले लेना, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटीज़ रिस्पेक्टिव इनके सामने लिखी हैं, नाम आ गए आपके सारे। तो डी इवेंट डिजीज़ का हो गया, पॉजिटिव प्लस की जगह कुछ ई ले लेना आप, वो इवेंट किसका हो गया? पॉजिटिव रिपोर्ट आने का, ठीक है जी। एच जो इवेंट हो गया आपका हेल्दी पर्सन का हो गया, राइट। तो आप इसे लिख के ऐसे निकाल लीजिए आंसर। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स हैं। 1 इज 2-headed कॉइन, एक के तो 2 हेड हैं, तो 3 कॉइन्स हैं। तो कॉइन आप कह दीजिए कॉइन 1, कॉइन 2 एंड कॉइन 3। अब 1 इज अ 2-headed कॉइन, तो एक के तो 2 हेड है, ठीक है। अनदर इज बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड्स 75% ऑफ द टाइम, तो एक में जो है वो बाइसिंग हुई है, तो उसका जो 75% आता है, तो 75% का क्या मतलब हुआ? ये आपका चाहे अपॉन 100 करके आप 3/4 कर लो, या 0.75% में, तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है। इसका हेड जितनी बार आएगा प्रोबेबिलिटी। एंड द थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन, तो इसकी तो हाफ हाफ आएगी, ये अनबायस्ड कॉइन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इज हाफ हाफ, राइट, ओके। One of the 3 coins is chosen at random and tossed, it shows heads, तो heads आ गया आपका। What is the probability that it was a 2-headed coin? तो probability आपको किस चीज़ की निकालनी है कि वो 2-headed coin है, मतलब कि वो coin 1 है, तो coin 1 का given that कि head आ चुका है, राइट, ये निकालना है हमने। तो हेड आने की टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं पहले। तो हेड आने की टोटल प्रोबेबिलिटी इज तीनों कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो 1/3 कॉइन 1 आया, उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पूरी 1 ही तो है, उससे आना ही आना हेड है, क्योंकि दोनों हेड हैं उसके, प्लस दूसरे कॉइन की 1/3 प्रोबेबिलिटी,
हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसको आप 3/4 लिख सकते हैं, 0.75 को इसी के नीचे 3/4 लिख देता हूँ। और थर्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी और उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज़ हाफ, राइट। तो हमें क्या चाहिए कॉइन 1 में से, तो कॉइन 1 इज़ दिस 1/3 इंटू 1 हो जाएगा ये, राइट। तो ये आपका, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा पूरा, ठीक है जी। तो आपका आंसर आ जाएगा 4/9। अब इसकी नोटेशंस देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, हेड्स की टोटल निकाल रहे हैं फ्रॉम कॉइन 1, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपकी कलर चेंज कर देता हूँ मैं, प्लस ये कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन 2, फिर प्रोबेबिलिटी इनटू ये आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फ्रॉम कॉइन 2, और एक लास्ट में नीचे लिखूँगा, उसको भी कलर चेंज करके लिखूँगा इसकी, तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स फ्रॉम कॉइन 3। ऊपर क्या चाहिए हमें, ऊपर तो ब्लू वाली आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन 1, उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी, डन जी। और चाहिए क्या आपको, ये प्रोबेबिलिटी है कॉइन 1 में से आया हेड, हेड ऑलरेडी आ चुका, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो बस अब इनको आप यहाँ पे दे दीजिएगा अपने अपना। इवेंट C1 कॉइन 1 हो गया, इवेंट C2 कॉइन 2 का हो गया, इवेंट C3 कॉइन 3 का हो गया, ये वाला, ठीक है। H जो है हेड जाने का इवेंट हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। एन इंश्योरेंस कंपनी insured 2000 scooter drivers, 4000 car drivers and 6000 truck drivers, ठीक है जी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, एन के साथ एक्सीडेंट्स, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट है ये और ये रिस्पेक्टिवली, मतलब ये स्कूटर ड्राइवर की है, ये कार ड्राइवर की है, और ये ट्रक ड्राइवर्स की है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट तो हो गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ अ स्कूटर ड्राइवर, तो क्या निकालना है मुझे कि प्रोबेबिलिटी स्कूटर ड्राइवर की गिवन दैट एक्सीडेंट हो चुका है, राइट। तो इसमें केस बना लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या केसेस हैं। हमारे पास स्कूटर ड्राइवर हैं, हमारे पास कार ड्राइवर्स हैं, हमारे पास ट्रक ड्राइवर्स हैं। अब इनकी प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की क्या क्या है, एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल है 2 + 4 6, 6 + 6 12,000, सो 2000 ओवर 12,000। ऐसे ही कार ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4000 ओवर 12,000। ट्रक ड्राइवर की 6000 अपॉन 12,000, राइट। अब आपकी एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्कूटर ड्राइवर की 0.01, 0.03 कार ड्राइवर की है, और 0.15 आपकी ट्रक ड्राइवर की है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6, ये 1/3 और ये 1/2, ठीक है। तो अब आपका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी स्कूटर ड्राइवर की, तो स्कूटर की प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस कार ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कार ड्राइवर की, प्लस ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी। हमें किससे चाहिए एक्सीडेंट, स्कूटर ड्राइवर से, तो पहले वाला ही आएगा हमारे फेवर में। तो 1/6 इंटू 0.01,
1। ठीक है जी, डन। तो ये आपका सॉल्व करके आएगा जी, यहाँ थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं, 1/52। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, स्कूटर ड्राइवर की, सच दैट एक्सीडेंट हो चुका है। तो यहाँ पे जब आप मार्किंग्स करेंगे तो मार्किंग्स आपकी क्या रहेंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट सच दैट ही इज़ अ स्कूटर ड्राइवर प्लस probability of car driver into probability of accident from car driver plus probability of truck driver into probability of accident from truck driver। ठीक है जी, ऊपर स्कूटर ड्राइवर into probability of accident given that he is a scooter driver, निकल के क्या आएगा, probability कि that he is a scooter driver given that accident has happened। तो बस अब यहाँ पे सारी आपकी ये probabilities हैं, ये PS है, ये PC है, ये PT है, ये आपने सबने प्रॉपर इंग्लिश में लिखने हैं वहाँ पे। ठीक है, ठीक है जी। और ये PA तो एक्सीडेंट की PA सबकी है ही है। इवेंट्स भी क्लियर हो गया, मैं A एक्सीडेंट होने का इवेंट हो गया, S स्कूटर ड्राइवर का इवेंट, C जो है कार ड्राइवर का, और T है ट्रक ड्राइवर का इवेंट। डन। 8th क्वेश्चन, अ फैक्ट्री हैज़ 2 machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of output. तो मेरे पास 2 machines हैं, मेरे पास एक A मशीन है और मेरे पास एक B मशीन है। तो 60% अगर आउटपुट ए की है तो 0.6 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आउटपुट की। ठीक है, 60/100 कर दिया मैंने। एंड मशीन बी प्रोड्यूस्ड 40, तो इसमें 0.4 प्रोबेबिलिटी हो गई मशीन बी की आइटम्स बनाने की। फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। तो ए से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है। ठीक है, 1/100 कर दिया, सॉरी गलत किया मैंने, 2% है यहाँ पे। तो 0.02, 2% फ्रॉम ए एंड 1% फ्रॉम मशीन बी। तो डिफेक्टिव होने की मशीन बी से प्रोबेबिलिटी 0.01 हो गई। ओके, ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव तो निकलनी ही है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो हमें बताना है कि वो मशीन बी से आई है। तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की, अगर ए मशीन से आई है डिफेक्ट प्रोडक्ट, तो मशीन ए की प्रोबेबिलिटी पी ए बाद में लूँगा 0.6 इनटू मशीन ए से डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.02 प्लस मशीन बी की प्रोबेबिलिटी इनटू मशीन बी से डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमें डिफेक्शन कहाँ से चाहिए, मशीन बी में से, तो बी वाला ये है, तो ये हमारे फेवर में है, ऊपर यही आएगा। ठीक है जी, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1/4 आ जाएगा। अब इसको नोटेशंस देंगे हम। तो नोटेशंस आपकी ये आपकी आ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटपुट फ्रॉम ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम ए मशीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटपुट फ्रॉम बी इनटू डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी आपकी बी में से आ रही है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ लग गई आपकी। तो ऊपर आपका भी फिर से पी बी इंटू पी डिफेक्टिव आ रहा है बी में से। चाहिए क्या था हमें कि प्रोबेबिलिटी कि मशीन बी में से आए गिवन दैट इट इज़ डिफेक्टिव। ठीक है, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़, ए इवेंट आपका आउटपुट है ए मशीन से, बी इवेंट आपकी बी मशीन से आउटपुट है, और डी इवेंट आपका डिफेक्टिव है आउटपुट का। डन। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। 2 groups are competing for the position on the board of directors of a corporation.
the probabilities that the first and the second groups will win are 0.6 and 0.4 respectively. Further, if first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3 if the second group wins. Find the probability that new product introduced was by second group. तो न्यू प्रोडक्ट तो आ ही चुका है लेकिन सेकंड ग्रुप ने उसे इंट्रोड्यूस करा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. ठीक है जी. तो फर्स्ट ग्रुप के विनिंग की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6 और सेकंड ग्रुप के विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4. फर्स्ट ग्रुप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7. सेकेंड ग्रुप विनिंग के बाद न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3. तो हमें क्या निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वॉज बाय सेकेंड ग्रुप. तो सेकेंड ग्रुप उसे इंट्रोड्यूस कर रहा है गिवन दैट नया प्रोडक्ट आया है. तो ये निकालना है हमें. तो यहाँ पे नए प्रोडक्ट आने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले तो फर्स्ट ग्रुप आएगा, उससे नया प्रोडक्ट आने की प्रोबेबिलिटी ये है 0.7. फिर सेकंड ग्रुप आएगा या फिर और उससे नया प्रोडक्ट आने की प्रोबेबिलिटी इज दिस. हमें किससे चाहिए? सेकंड ग्रुप से चाहिए. तो सेकंड ग्रुप हमारे फेवर में 0.4 इंटू 0.3 सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2/9. इसमें अब नोटेशंस लगाएंगे अगर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट बाय फर्स्ट ग्रुप प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रुप इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट बाय सेकंड ग्रुप. तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई मेरी न्यू प्रोडक्ट की. तो हमें सूट जो कर रहा है वो ऊपर ले लिया हमने सेकंड ग्रुप, प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट बाय सेकंड ग्रुप. चाहिए क्या हमें? प्रोबेबिलिटी कि न्यू प्रोडक्ट तो आ चुका है लेकिन सेकंड ग्रुप ने बनाया. डन. रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आप यहाँ से लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन. सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई. If she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3, 4, she tosses a coin once and notes whether head or tail is obtained. If she obtained exactly one head, अगर उसके पास एक head आया, what is the probability that she threw 1, 2, 3, 4 विद द डाई? ठीक है. तो कंडीशन को समझते हैं. अच्छा क्वेश्चन है ये कहता है कि एक लड़की ने 5/6 डाई थ्रो किया है, तो 5/6 आ सकता है. तो वो एक कॉइन को टॉस करेगी 3 बारी और वो हेड्स ऑब्टेन करेगी, नंबर ऑफ हेड्स बनाएगी. तो 3 बारी जब वो करेगी तो यहाँ पे आपके 8 सैम्पल स्पेसिस आ जाएंगी. ठीक है. HH से लेके आपकी सारी HH HT TH TT. ठीक है ना. ये तो सारी हेड्स की आ गई आपकी और ये सारी आपकी टेल्स की आ जाएंगी. टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल. या फिर वो कहता है कि अगर 1, 2, 3, 4 आया तो वो एक बार ही सिर्फ कॉइन को वो करेगी. तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ओके. इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो उसके पास एक हेड आया. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 2, 3, 4. तो इसको अगर मैं ए इवेंट बोल लेता हूँ 5 या 6 आने का और इसको मैं बी इवेंट बोल देता हूँ 1, 2, 3, 4 आने का. तो वो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि बी इवेंट में से निकल के आया गिवन दैट एक हेड आया. ठीक है. 1 हेड.
वन हेड आया, इसको भी इवेंट का नाम दे देंगे हम कहीं ना कहीं। तो इसमें देखो आप ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, दो मेरे फेवर में है, टोटल 6 होती हैं सैम्पल स्पेस आउटकम्स एक डाई की, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितनी हो जाएगी कट के 1/3 हो जाएगी। यहाँ पे 4 आउटकम्स मेरे फेवर में है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई है और ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई है। फिर आपकी वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। वन हेड वाले केसेस कौन से हैं कि ये एक आपका ये है और एक आपका ये है, सो वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 3/8 हो जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। इसके बाद आपकी यहाँ से वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो अब इसमें आपका टोटल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले तो ये वाला केस आएगा 1/3, इसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी 3/8, फिर प्लस यहाँ सेकंड बी आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इस केस में से हमें किस केस में चाहिए वन हेड, बी वाले में से, तो बी वाला ये है, सो 2/3 इंटू 1/2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे आप, आंसर इज 8/11। नोटेशंस क्या क्या हैं इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड फ्रॉम ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड फ्रॉम बी, और सूट हमें क्या करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड फ्रॉम बी। ठीक है, निकालना क्या था हमने, प्रोबेबिलिटी कि बी में से निकल के आया है वन हेड। राइट, अब वन हेड सूट नहीं करता है तो वन हेड को रिप्लेस कर दो किसी भी चीज़ से, ई से कर दो, वन हेड इज़ द इवेंट, तो ई से कर दो आप इसको, तो ई से आपका है बड़ा डिसेंट हो जाएगा सारा ही। ठीक है, डन। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन ऑपरेटर्स ए बी एंड सी। तो 3 ऑपरेटर हैं मेरे पास ए बी सी। The first operator A produces 1% defective items. The other 2 operators B and C produced B की ये defective items और 7 की C की ये percentage है। A is on the job 50% of the time, B is on the job for 30% of the time and C is on the job 20% of the time. So A की जॉब करने की probability क्या हो गई 0.5, क्योंकि 50% टाइम्स जॉब A बना रहा है, और 0.3 बी बना रहा है, और 0.2 आपका सी बना रहा है इस टाइम पे। ठीक है, डिफेक्टिव आइटम्स की तीनों ही बना रहे हैं डिफेक्टिव आइटम्स। तो ए की डिफेक्टिव आइटम बनाने की प्रोबेबिलिटी 1% है 0.01, बी की आपकी कितनी है जी 5 और सी की 7। आ गई इनकी डिफेक्टिव की। A defective item is produced, तो डिफेक्टिव आइटम तो बन चुकी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो ए से वो ए ने वो बनाई है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें कि प्रोबेबिलिटी ए ने बनाई है गिवन दैट इट इज़ डिफेक्टिव। तो नीचे डिफेक्टिव की ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी टोटल। तो पहले ए का ए से बनेगी वो कितनी हो जाएगी उसकी ए इंटू डिफेक्टिव आइटम बाय ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू डिफेक्टिव आइटम बाय बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू डिफेक्टिव आइटम बाय सी। ओवर हमें क्या चाहिए था, ए ने बनाई है तो फर्स्ट वाली हमारे को फेवर कर रही है 0.01। राइट, तो अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा 5/34। नोटेशंस क्या बोलती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम
ए ने बनाई है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ने बनाई, जॉब पे बी था, और बी ने डिफेक्टिव आइटम बनाई है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव आइटम गिवन दैट सी ने बनाई है। सूट हमें ए वाली कर रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है ना, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं। इवेंट ए जो है वो आपका कि जॉब जो है वो ए ने करी है, बी आपका इवेंट जो है वो जॉब 0.3 उसने करी है, और प्रोबेबिलिटी सी की जॉब ने सी ने जॉब करी है 0.2 है। तो ए बी सी इवेंट्स आ गए और डी डिफेक्टिव आइटम का इवेंट्स हो ही गया। नेक्स्ट इज 12th, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक कार्ड 52 कार्ड्स में से गुम गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। तो 2 कार्ड ड्रॉ करे गए और दोनों डायमंड्स आए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो कार्ड लॉस्ट हो गया, ठीक है, जो लॉस्ट कार्ड था वो डायमंड का है, ये प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। ठीक है, तो इसकी सिचुएशन समझते हो कि क्या इसकी सिचुएशन है। सी, इसमें क्या है कि मेरे पास कितने कार्ड्स हैं, मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक गुम गया, लॉस्ट कार्ड। अब लॉस्ट कार्ड कोई भी हो सकता है। सी, लॉस्ट कार्ड आपका स्पेड का हो सकता है, ठीक है, इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। लॉस्ट कार्ड आपका क्लब्स का हो सकता है, लॉस्ट कार्ड आपका डायमंड्स का हो सकता है, और लॉस्ट कार्ड्स आपका हार्ट्स का हो सकता है। ठीक है, अगर आपका स्पेड्स लूज कर गया कार्ड तो आपका प्रोबेबिलिटी 2 पत्ते निकालें जो हमने, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो डायमंड के आएंगे। तो पहला जो आपका डायमंड के आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, डायमंड के तो पूरे के पूरे कितने हैं आपके 13 के 13 पड़े हुए क्योंकि स्पेड ने लूज़ किया है। तो 51 में से 13 आपके पास डायमंड के हैं, इनटू सेकंड आप निकालेंगे तो 50 बच जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें से 12 अभी डायमंड के पड़े हैं। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होगी आपकी दोनों पत्ते डायमंड के आने की, बोथ डायमंड। ठीक है, तो D1 D2 दोनों डायमंड है। अब आपका जब ये घुमा है, आपका क्लब्स घुमा है, तब भी बिल्कुल सेम रहेगी, ये डिट्टो सेम रहेगी। और जब हार्ट्स घूमेगा तब भी सेम रहेगी। डायमंड जब घूमेगा तब कंडीशन चेंज होगी। कंडीशन क्या चेंज होगी जब डायमंड घूमेगा, जब डायमंड घूम गया तो पहला पत्ता कितना आएगा, जो फर्स्ट कार्ड है 51 में से, क्योंकि डायमंड ही घुमा है तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड की है वो 12 आएंगी, क्योंकि 13 में से गुम चुका है। अब 50 में से 11 में से दूसरा डायमंड आएगा। तो ये मेरा बोथ D1 D2 बोथ डायमंड जो है वो ये रहेगी। बाकी इसकी जो है इसकी भी सेम ही रहेगी, ये तीनों की सेम रहेगी। ठीक है, ऑल 3 केसेस वुड बी सेम। तो अब इसमें आप देखेंगे कि लॉस्ट कार्ड अगर मेरा स्पेड्स है तो स्पेड के लूज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये 13 मेरे पास स्पेड्स हैं, उसमें से 52 में से 13 कोई भी लूज़ हो सकता है, यानी कि 1/4 है प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही इसके भी 1/4 है, इसके भी 1/4 है, और इसके भी 1/4 है। राइट, अब जो कहानी बनी मेरे पास वो ये बनी है कि मेरा जो लॉस्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। ठीक है, और उससे पहले क्या बोल रहा है, 2 कार्ड्स जो निकाले हैं वो दोनों बोथ आर डायमंड्स। ठीक है जी, तो बोथ आर डायमंड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है कि 1/4 पहले अगर स्पेड का लॉस्ट हुआ तो स्पेड का लॉस होने के बाद आपका 13/51 इंटू 12/50। ठीक है जी, ये आपकी ये है। अब ऐसे 3 केसेस हैं तो मैं इसको इंटू 3 कर दूं, ये 3 केसेस, ये वाला, ये वाला और ये वाला बन गए जी आपके ये 3 केसेस। अब इसके बाद प्लस इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/4, पहले तो इसकी प्रोबेबिलिटी डायमंड का लूज़ हुआ आपका कार्ड, और फिर दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 12/51 इंटू 11/50। तो हमें क्या चाहिए था, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, तो लॉस्ट कार्ड डायमंड की ये है, तो हमारे फेवर में यही है ऊपर।
51 इंटू 11/50। आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 11/50। ठीक है, नोटेशंस इसके क्या रहेंगी कि इसमें आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड इज अ स्पेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 D2, D1 इंटरसेक्शन D2। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आता है ना यही कि दो पत्ते आ गए आपके विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ऐसे मैंने इनको इंटू 3 कर दिया, तो और करके कर देता हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब्स में भी यही होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स में भी यही होगा। यहाँ पे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड लूज होने की इंटू प्रोबेबिलिटी D1 इंटरसेक्शन D2 होने की। ऊपर आपका सेम ही है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड लॉस्ट हुआ है और फिर मेरे दोनों पत्ते डायमंड के आए हैं। ठीक है जी, निकालना मैंने क्या था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। लॉस्ट कार्ड डायमंड का है, गिवन दैट कि बोथ आर डायमंड्स, तो D1 टू कार्ड्स आर फाउंड टू बी डायमंड, D1 इंटरसेक्शन D2 से आपने डायमंड निकालना है। इसमें आप देखो ये D1 इंटरसेक्शन D2 गिवन दैट इट इज़ अ स्पेड, ये कर लो। ठीक है, और गिवन दैट इट इज़ अ वो हार्ट, और वो इधर भी गिवन दैट इट इज़ अ डायमंड। डायमंड लूज हुआ है ना आपका, तो यहाँ पे भी गिवन दैट इट इज़ अ डायमंड जो लूज हुआ है। अब ठीक लग रहा है ये, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। जब आपको ऐसे दो पत्ते निकालने होते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंपटीशन में भी काम आएगी आपके। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप 13, दो पत्ते आपके 50 में से निकलेंगे, है ना, तो इसे 51C2 लिख सकता हूँ मैं। 51 में से आपने दो पत्ते निकाल लिए हैं। ठीक है जी, तो ऐसे ही आप इसको सबको C2 में लिख सकते हैं, राइट। तो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ ऐसे आपकी बन जाती हैं। ऊपर क्या आएगा, नीचे 51C2 है, इसमें से ऊपर 13 इंटू 12 कैसे आएगा, आपने 13C2 किया। ठीक है, 51 में से दो पत्ते खींचे हैं, टोटल ये हमारी नीचे सैम्पल स्पेस आ गई, और ऊपर हमारे फेवर में क्या है, स्पेड्स हैं। ठीक है, डायमंड्स चाहिए थे ना हमें दो, तो 13 डायमंड्स हैं, 13 में से दो आ गए हमारे। ठीक है, और नीचे जो हमारे 51 2, ऐसे ही आप ये सारी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तीन तो बिल्कुल सेम आ जाएंगी। इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, नीचे टोटल में 51C2 ही रहेगा, राइट। और ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, ऊपर मेरे पास अब 12C2 आ जाएगा, क्योंकि डायमंड्स के मेरे पास सिर्फ 12 ही पत्ते बचे हैं, एक लॉस्ट जो है वो डायमंड का ही हुआ था। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप खोल के देखेंगे ये चीज़ सेम आ रही है। डन। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट A स्पीक्स ट्रुथ। ठीक है जी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि A ने आपके ट्रुथ बोला है, इज़ 4/5। तो A जो है ट्रुथ बोल रहा है या A जो है लाई कर रहा है। ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो लाई करने की 1/5 हो जाएगी। अ कॉइन इज टॉस्ड, A रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड। तो यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो जब वो सच बोलेगा तो यही हेड होगा, तो 1/2 रहेगी प्रोबेबिलिटी। जब वो झूठ बोल रहा है तो ये हेड होगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। ठीक है, तो टोटल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। और चाहिए क्या हमें कि एक्चुअली में हेड आया होना चाहिए, कि वो झूठ ना बोल रहा हो। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, कितना आएगा ये आ गया 4/10 और नीचे 4 + 1 5/10 कैंसल्स आउट 4/5। सो ऑप्शन क्या है, ए इज़ माई आंसर। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। If A and B are two events such that A is subset of B and PB not equal to 0, then which of the following is correct? तो सब A B C में उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P A B की मांगी है। सो P
ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी इज़ क्या बाय डेफिनेशन होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी बी। अब ए जो है वो बी से छोटा है, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी छोटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। ठीक है, अब अगर ए सबसेट बी का है तो ए इंटरसेक्शन बी ए ही होगा, तो यानी कि ये चीज़ क्या आ गई, ये पी ए ओवर पी बी आ गई, राइट। अब एक चीज़ और है मेरे पास, और वो क्या है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, अगर मैं बी की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, वो लेस देन 1 होती है ना, इक्वल टू लगा सकते हो आपकी, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। अब इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ओवर पी बी, अब ये लेस देन 1 है तो मतलब फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन है तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, राइट। जैसे 2 इज़ लेस देन 4 है तो 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/4 हो जाता है। तो इसमें अब आप पी ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगी, पी ए ओवर पी बी, पी ए, अब पी ए बाई पी बी तो ये है और ये है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगी, पी ए बी ग्रेटर देन पी ए हो गया, तो सी मेरी ऑप्शन आ गई। ठीक है जी, डन।